अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपकी मेज़बान शान ज़हरा। हम अपने प्रोग्राम से पर्दा में आपको खुशामदीद कहते हैं, जिसमें हम लेंगे ख़बरों पर तबसरा और तजिया, जिसके लिए हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया है मशहूर और सीनियर सहाफ़ी और तजिया निगार ज़फ़र शाहिद साहब को। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो सर। सबसे पहले हम बात करेंगे कौमी असम्बली की। स्पीकर कौमी असम्बली रियाज सादिक की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ दायर रेफरेंस तो ख़ारिज कर दिए गए, जबकि इमरान खान के ख़िलाफ़ जो हैं वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन में भिजवा दिए गए। क्या ये स्पीकर की जानिब से जानिबदारी का मुज़ाहरा नहीं है? इस पर आपका क्या कहना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, ये तो होना ही था। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पीकर हैं ये सबसे पहले नून लीग के MNA हैं, उसके बाद ये स्पीकर बने हैं। और जो बंदा एक किसी पार्टी से तल्लुक़ रखता है वो स्पीकर बनता है तो ज़ाहिर है वो जानबदारी तो दिखाएगा ही। गैर जानबदार स्पीकर शायद नादरी कोई आए होंगे, चंद एक आए भी हैं जिनमें फ़खर इमाम जैसे लोग थे जिन्होंने अपनी पार्टी के लोगों के ख़िलाफ़ फ़ैसले दिए, तो ये उन लोगों में से नहीं है। आपको याद होगा कुछ अरसे से इनके ख़िलाफ़ कैंपेन भी चल रही है PTI की तरफ से कि ये धांधली की पैदावार हैं और इनका अपना जो इलेक्शन है वो मशकूक हो चुका है और उस पर काफ़ी सारे सवालात उठ रहे हैं। और नून लीग जो है वो इनको डिफेंड भी करती है हर मरहले पे। और इसी तरीके से जैसे नून लीग इन स्पीकर को डिफेंड करती है, उनकी सीट को डिफेंड करती है, इसी तरह से स्पीकर साहब जो है ज़ाहिर है वो भी जो रेफरेंस मियां नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ या उनकी फैमिली के ख़िलाफ़ आ रहे हैं तो वो उन्हें डिफेंड करेंगे। वो कभी भी उन रेफरेंस पे कोई भी फ़ैसला नहीं करेंगे, ठीक है। वो इसी तरह उन्हें खारिज कर देंगे और आगे रेफ़र कर देंगे इलेक्शन कमीशन को। अब आगे जो इलेक्शन कमीशन है वो भी इन लोगों ने अपनी मर्ज़ी का सिलेक्ट किया हुआ है। मैं नहीं समझता कि वो इम्पार्शल है, वो भी पार्शल है और उस पर भी बड़े सवालात उठ रहे हैं। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनकी ज़ात पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं, बहुत सारी पार्टियां उन पर तनकीद कर रही हैं और ये अच्छा नहीं, ये बुरा हुआ है। कम अज़ कम उनको सुनना चाहिए था, उन्हें बुलाकर उनके आर्गूमेंट सुनने चाहिए थे। वो सब कुछ सुनने के बाद वो चाहे उसको खारिज करते चाहे रखते, तो मैं नहीं समझता कि ये अच्छा हुआ है और ये होना ही था। सब लोग पहले से इसको समझते थे कि ये ऐसा ही होना है और ख़ुद PTI वालों को भी पता था कि रियाज सादिक जो है वो पार्शल हैं, इम्पार्शल नहीं है वो, तो उन्होंने ऐसे ही करना था। ये तवक्को के बरखिलाफ़ कोई चीज़ नहीं हुई। सब लोग इसका उनको पता था कि यही सब कुछ होना है जो उन्होंने किया है। बात कर लेते हैं 6 सितंबर की, यौम दिफ़ाए पाकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है कि दोस्ती निभाना भी जानते हैं और दुश्मनी का कर्ज उतारना भी जानते हैं। ये वाज़ेह पैगाम उनके जानिब से दिया गया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए जी, 6 सितंबर का दिन हमारी कौमी तारीख़ में एक बहुत ही अहमियत का हामिल है। आज से बहुत सारे साल पहले जब हमारे मक्कार दुश्मन ने रात के अंधेरे में पाकिस्तान पे कई ब्रिगेड के साथ हमला किया और उन्होंने ये ऐलान करके आए कि हम सुबह का नाश्ता शालीमार बाग में करेंगे, तो उस वक्त हमारे सिर्फ मुट्ठी भर जवान जो थे वो वहाँ पे बॉर्डर पे मौजूद थे और इंडिया ने ये प्लान किया कि हम पाकिस्तान का जो लाहौर है उसको फ़तह कर लेंगे और उसके बाद पिंडी के साथ उसका राब्ता काट देंगे और इस तरीके से पाकिस्तान के बड़े इलाके पे वो सूबाई दारुल हुकूमत पे काबज़ हो जाएंगे। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करता हूँ पाकिस्तान की उन बहादुर फ़ौज के जवानों की, उन अफसरान की, जिन लोगों ने, जो लोग अपनी जानें कुर्बान करके एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन गए हिंदुस्तानी आर्मी के सामने, जो कि हमसे कई गुना बड़ी ताकत थी और रात के अंधेरे में उन्होंने हमला किया था। उन माओं को सलाम करता हूँ जिनके वो बेटे शहीद हुए वहाँ पे। मेजर अज़ीज़ भट्टी जैसे लोग थे जिन्होंने वहाँ पे अपनी जाने आफरीन के सुपुर्द की, शहादत का रुतबा पाया। बहुत सारे लोग गाजी बने, लेकिन हमारे चंद मुट्ठी भर जवानों ने पूरी दुनिया को ये बावर करवा दिया कि पाकिस्तानी जो फ़ौज है वो, उसकी ताकत जो है वो उसके जज्बात है, उसका ईमान है, ना कि अदवी ताकत जो है उस पर वो हावी नहीं है। बहुत कम है अदवी हमारी इंडिया के मुकाबले में। लेकिन हमारे जो ईमान की ताकत है, हमारे जवानों ने जो वहाँ पे
अपने ईमान की ताकत से उस जंग को, उसका पांसा पलटाया और इंडिया को नाक के चने चबाए हैं, ये एक सुनहरी लफ्ज़ों में लिखने के काबिल है। और पूरी दुनिया उस जंग के बाद पाकिस्तान की फ़ौज को एक्नॉलेज किया उन्होंने और खराज तहसीन पेश किया, और पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फ़ौज जो है सफ़े अव्वल की फ़ौज उसमें शामिल, उसका शुमार होना शुरू हुआ। तो अब उसकी ये याद हम लोग मनाते हैं। तो मैं समझता हूँ हमें इस अज़म के साथ, हमारे जो सियासतदान है वो हमेशा फ़ौज के ख़िलाफ़ बातें करते हैं, फ़ौज की टांगें खींचते हैं, यही फ़ौज जो है ये हमारी बका की जंग लड़ रहे हैं। जनरल राहील शरीफ साहब ने ठीक फरमाया है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये कभी भी हम अपनी सलामती की जो है, बका की जो है, उस पर किसी किस्म का कोई समझौता नहीं करेंगे और दुश्मन को हम नाक चने चबवाएंगे। और जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा, उनका वाज़ेह इशारा है कि जहाँ तक भी हमें जाना पड़ा हम उनका पीछा करेंगे और उनको कैफरे करदार तक पहुँचाएँगे। मैं समझता हूँ इस मरहले पे हमारी पूरी कौम को एक ज़बान होकर जनरल राहील शरीफ के इस इक़दाम को, इस बयान को एप्रिशिएट करना चाहिए और उनके कदम के साथ कदम मिलाकर चलना चाहिए, ताकि फ़ौज को हम जितना एप्रिशिएट करेंगे, फ़ौज को जितना हौसला देंगे, जितनी उनकी हौसला अफजाई करेंगे, उनको मोरल सपोर्ट देंगे, फ़ौज उतना ही बेहतर काम करती है। फ़ौज ने आज तक कभी हमें मायूस नहीं किया। जब भी हमें ज़रूरत पड़ी है, जिस मौके पे भी ज़रूरत पड़ी है, पाक फ़ौज जो है वो हमेशा हमारे सबसे आगे खड़ी हुई है। चाहे कोई सैलाब आया है, चाहे कोई अर्थक्वेक है या कोई और मुसीबत है। दहशतगर्दी हमारे मुल्क में जो इंटरनेशनल लेवल पे जो जितने भी लोग शोर डाल रहे हैं, पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जो वार अगेंस्ट टेरर है उसमें सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। कितने हज़ारों हमारे जवान, हमारे अफसरान शहीद हुए हैं, कितने सिविलियन हमारे शहीद हुए हैं, और हमने एक बहुत भारी कीमत अदा की है। पूरी दुनिया को इस बात का हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और ताकि हमारी फ़ौज जो है पहले से बेहतर और अच्छे तरीके से काम कर सके। जनरल राहील शरीफ जो है वो हमें, मैं समझता हूँ पाकिस्तान को एक बहुत अच्छा, बहुत अरसे के बाद बहुत टिपिकल जर्नैल मिला है, जिसने हमारे मुल्क की फ़ौज का मोराल बहुत बुलंद किया, बहुत हाई किया है। अब बच्चे बच्चे की ज़बान पे है कि हम फ़ौज में भर्ती होंगे, हम राहील शरीफ बनेंगे। तो मैं समझता हूँ राहील शरीफ साहब जो हैं वो हमारी कौम के आइडियल और हमारी कौम के हीरो बन चुके हैं, और उनकी निस्बत जो हमारे सियासतदान हैं वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी गलतियों की वजह से, अपनी कोताहियों की वजह से, अपनी करप्शन की वजह से अवाम के दिलों से दूर होते जा रहे हैं। और अवाम फिर इसी तरह अवाम जब तंग आती है तो हर किसी की डिमांड होती है कि फ़ौज आए, फ़ौज हमें इंसाफ लेकर दे, फ़ौज हमारा हक़ लेकर दे। तो ये सब यहाँ तक क्यों पहुँचता है? ये बड़ा हमारे सियासतदानों के लिए लम्हा फ़िक्रिया है, हमारी कौम के लिए लम्हा फ़िक्रिया है कि हर वो काम जो सियासतदानों को करना चाहिए। हमारी अदलिया बहुत तंग है इन चीज़ों से कि जो सिविल गवर्नमेंट है वो किसी काम की भी नहीं है और किसी काम पे इम्प्लीमेंट नहीं करती, किसी ऑर्डर पे इम्प्लीमेंट नहीं करती, कोई हॉस्पिटलों का ख्याल नहीं करती, कोई स्कूलों का ख्याल नहीं करती, आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। ये सब चीज़ें जो है, ये सब इनकी कोताही है हमारी सिविल गवर्नमेंट की। जहाँ तक फ़ौज का तल्लक है तो फ़ौज ने अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक लोहा बनवाया पूरी दुनिया में भी, और अपने लोगों के दिलों में तो उनका घर है। और हम सब फिर सलाम पेश करते हैं पूरी कौम उनको, जिन माओं के बेटे, जिन माओं के लखते जिगर शहीद हुए और उन्होंने इस मुल्क की आबियारी में अपना खून शामिल किया, तब जाकर हम आज यहाँ पे खड़े हैं। अब बात कर रहे थे अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह की। उनका कहना है कि मुल्क में कौन सी जमहूरियत और कौन सा आइन मौजूद है, मुल्क बादशाहत पर चल रहा है। इस बात में किस हद तक सच्चाई है? देखिए जी, कुछ उनका बयान है उसके 3 हिस्से हैं। उसमें जो एक हिस्सा है बादशाहत का, वो तो मैं समझता हूँ किसी हद तक, बहुत हद तक बल्कि वो सही है, क्योंकि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो हैं वो अपने ख़िलाफ़ किसी से बात सुनना पसंद नहीं करते। उनका तर्ज़ हुक्मरानी जो है वो शाहाना है, बादशाहों जैसा है। उन्होंने अपना एक सीनियर वज़ीर रखा हुआ इसहाक डार, जो उनके तमाम मामलात, मुल्क के तमाम मामलात वो चलाता है। मियाँ साहब ख़ुद बज़ाहिर बहुत एक्टिव नज़र आते हैं, लेकिन एक्चुअली इन सब चीज़ों में जो अमल दखल है वो इसहाक डार और 1-2 और उनके लोग हैं, उनका अमल दखल है। तो ये बादशाहत हमारे मुल्क में कायम है, जिसको जो चाहे नवाज देते हैं,
जिसको चाहे ज़मीन पे गिरा देते हैं। ये बादशाह वाला इसी को कहते हैं कि एक जमहूरियत जो है इख्तिलाफ़ राय की, उसको हक़ होना चाहिए जमहूरियत में। वो उनकी पार्टी में उनके किसी वज़ीर को या उनके किसी MNA को या उनके किसी नुमाइंदे को आप देख लें, किसी को इख्तिलाफ़ हक़ नहीं, इख्तिलाफ़ राय का कोई हक़ नहीं है। कोई बंदा उनके ख़िलाफ़ बोल नहीं सकता, कोई उनके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकता, कोई उनकी किसी राय से भी इख्तिलाफ़ नहीं कर सकता। एक चौधरी असदुर्रहमान MNA हैं वहाँ पे टोबा से, टोबा टेक सिंह से, उन्होंने कुछ दिन पहले एक किसी मीटिंग में वहाँ पे इख्तिलाफ़ राय किया था उनके साथ, तो मियाँ साहब ने बहुत सख्ती से उनको डांट दिया था। तो मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। एक जमहूरी हुकूमत में, जमहूरी दौरे इक़्तिदार में ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हर बंदे को अपने इज़हार राय का हक़ होना चाहिए, अपने ख़यालात जो है वो अपने उनको ज़ाहिर करने का हक़ होना चाहिए। हर किसी को इख्तिलाफ़ राय का हक़ होना चाहिए। तो ये नहीं है, इसी वजह से खुर्शीद शाह साहब ने ठीक कहा है। वैसे जहाँ तक मैं बताऊँ कि खुर्शीद शाह साहब जो है उनकी पार्टी की भी इसी तरह की थी, वहाँ पे सिर्फ जरदारी साहब की हुकूमत चलती थी। तो ये लोग अपनी हुकूमत में ऐसी बातें नहीं करते। अब जब उनकी हुकूमत नहीं है तो फिर अब वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। उन्हें अपना जो गिरेबान है उसमें भी झांकना चाहिए कि उनके दौरे इक़्तिदार में जरदारी साहब सफ़ेद के मालिक थे। वो किसी को रखते थे, किसी को निकालते थे, किसी को रखते थे, किसी को निकालते थे, किसी को गिराते थे, किसी को नवाजते थे। तो उनको कोई पूछने वाला नहीं था। वो सब चीज़ों के मालिक थे। वो काब्ज़े इक़्तिदार पे काबज़ थे और उन्होंने अपनी पूरी पार्टी में गिरफ्त मजबूत रखी हुई थी। किसी बंदे को इख्तिलाफ़ राय का कोई हक़ नहीं था। तो मैं समझता हूँ खुर्शीद शाह साहब जो हैं उनकी बात किसी हद तक सच भी है और उन्हें अपनी पार्टी में भी इन चीज़ों का तदारक करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं इमरान खान की। लाहौर में एहतसाब रैली के बाद इमरान खान ने कराची में पावर शो का मुजाहरा किया। आप क्या समझते हैं कि इनका पावर शो किस हद तक कामयाब हो सका है? देखिए जी, इस वक्त कराची की जो सूरत हाल है, कराची में एक लावा पक रहा है। MQM जो है वो इस वक्त क्राइसिस में है, उसके कई धड़े बन रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये गवर्नमेंट का काम है, गवर्नमेंट उनमें धड़ेबंदी करवा रही है। तो मैं नहीं समझता कि ये गवर्नमेंट इस तरह के कोई काम कर रही है। तो उनका जो लीडर है MQM के अल्ताफ़ हुसैन, वो मुल्क से बाहर है और काफ़ी मुकदमात उन पे चल रहे हैं। डॉक्टर इमरान फ़ारूक का कत्ल, डॉक्टर अज़ीम तारिक का कत्ल, ये सब उन्हीं के क्रेडिट इसका जाता है कि वो उसमें मुलव्वस हैं। उसके बावजूद हमारी गवर्नमेंट जो है उन्होंने थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखा हुआ है। इसमें उन्हें काफ़ी हद तक जो है परेशानी भी गवर्नमेंट को हो रही है। लेकिन इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त एक खला महसूस कर रहे हैं कराची की सियासत में, और उनकी कोशिश है कि इसी खला को देखते हुए वो अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा जगह बना सकें। लेकिन मैं नहीं समझता कि कराची में कोई इतना बड़ा रिस्पॉन्स उन्हें अच्छा मिलेगा या मिला है, क्योंकि कराची एक टिपिकल जो वहाँ के MQM है, मुहाजिर हैं, वो उसी पार्टी से तल्लक़ रखते हैं। अगर वो अल्ताफ़ की पार्टी है तो वो वोट भी अल्ताफ़ की पार्टी के लोगों को देंगे, फ़ारूक स्टार को देंगे या किसी और को देंगे। तो उनका इमरान की तरफ झुकाव आना या जाना वो बहुत मुश्किल बात है, और ऐसा होगा नहीं। इमरान खान साहब को वहाँ पे शायद एक आध सीट तो मिल जाए, लेकिन इससे ज़्यादा की उनको तवक्को नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कराची की जो सियासत है वो वहाँ की मुकामी सियासत है और उन्हीं लोगों के गिर्द घूमती है। और दूसरा, इमरान खान साहब के पास अब लोगों को कहने के लिए, सुनाने के लिए, दिखाने के लिए कुछ नहीं है। उनका कोई अपना एजेंडा नहीं है। वो बस एक ही बात पे शोर डालते रहते हैं। वो हर वक्त अपने क्रिकेट का जिक्र करते रहें, क्रिकेट में ऐसे हुआ था, एक दफ़ा ऐसे हुआ था। भाई, लोगों को क्रिकेट के साथ अब क्या उनका लेन देन है? जो आप कर चुके हैं, जो आपने किया है, बस हो गया। वो अपनी किस्से कहानियाँ, अपनी स्टोरियाँ सुनाते रहते हैं और वहाँ पे कुछ नहीं। और गो नवाज गो के नारे, ये क्या तरीका है? भाई, गो नवाज गो करना है तो पहले आप डिलीवर करें लोगों को, अपनी आवाम को कुछ डिलीवर करें। आपने KPK में आपकी हुकूमत है, आपने क्या किया वहाँ पे? अभी तक बता दें कि हमने ये किया है। वहाँ के हॉस्पिटल जो है उनकी हालत ज़ार बेहतर हुई है, वहाँ के स्कूलों की हालत ज़ार बेहतर हुई है, वहाँ पे करप्शन ख़त्म हुई है, वहाँ पे क्या बेरोज़गारी ख़त्म हुई है? क्या ये सब चीज़ें कोई उन्होंने डिलीवर की हैं वहाँ के लोगों को? सब चीज़ें अगर डिलीवर की हैं
तो फिर पाकिस्तान के लोग भी इस बात पे सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वाकई खान साहब की जो हुकूमत है वो जो कहते हैं वो कर भी दिखाते हैं। अभी तक तो KPK में कोई नई बात नहीं हुई, वही सब पुरानी है, कोई नया पाकिस्तान नहीं बना, वही पुराना पाकिस्तान है, बल्कि पुराना बद से बदतर होता जा रहा है। डेवलपमेंट वहाँ पे रुकी हुई है, बाहर वाले कोई सरमायाकार वहाँ नहीं आ रहे, जिस तरह के कवानीन वहाँ बना रहे हैं परवेज़ खट्टक साहब। और परवेज़ खट्टक साहब जो हैं उन पे भी करप्शन के बहुत सारे इल्ज़ामात लग चुके हैं और KPK गवर्नमेंट के बहुत सारे वज़ीर करप्शन में मुलव्वस होकर बरतरफ हो चुके हैं। तो क्यों होती क्यों ऐसा पहले क्यों नहीं करते कि करप्शन हो ही ना? वहाँ तो खान साहब की मुकम्मल हुकूमत है, मुकम्मल उनका कंट्रोल है, पहले वहाँ पे कुछ डिलीवर करें, फिर पाकिस्तान में जाकर दूसरे लोग जो हैं उनकी तरफ देखें ताकि वो भी उनकी तरफ उनका झुकाव हो। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का कहना है कि निज़ाम में इस्लाहात की ज़रूरत है, नेशनल एक्शन प्लान पर पूरे मुल्क में अमल किया जाए। आप क्या समझते हैं कि आर्मी चीफ भी अब इस बात को मान गए हैं कि निज़ाम का फेलियर ही हमारी असल कमज़ोरी है? जी बिल्कुल, आर्मी चीफ जो है वो बहुत अच्छी तरह, वो एक टिपिकल फ़ौजी होने के साथ साथ एक बहुत पढ़े लिखे, एक बहुत सियासी, बहुत फ़ौजी बैकग्राउंड वाली फैमिली के जो है चश्मो चिराग है और उनका बड़ा वसी रेंज एक्सपीरियंस है पाक फ़ौज में, टिपिकल फ़ौजी हैं। वो इस बात को वो ही नहीं बल्कि पाकिस्तान का बच्चा समझ चुका है कि निज़ाम में बहुत सारी ख़राबियाँ हैं, उन ख़राबियों को दूर करना होगा। करप्शन ने हमारे मुआशरे को नासूर की तरह, करप्शन जो है वो हमारे मुआशरे को नासूर की तरह चमट गई है और उसका बेड़ा गर्क कर रही है। तो जब तक हम इस पूरे निज़ाम में तब्दीली नहीं लाएंगे तो आर्मी चीफ भी समझते हैं और पूरी दुनिया भी, पूरी आवाम भी हमारी समझ रही है कि उस वक्त तक मुल्क में कोई बेहतरी नहीं आ सकती। और इसके लिए हम सबको मिलकर हंगामी बुनियादों पे काम करना होगा। हमारे जो सियासतदान हैं उन्हें होश के नाखुन लेने होंगे और अपने मुल्क के साथ उन्हें मुहब्बे वतन बनना होगा, ना कि वो यहाँ से पैसा लूट कर हुकूमत करें और पैसा लूट कर बाहर ले जाते जाएं और पानामा लीक जैसे स्कैंडल बनते रहें। तो उन लोगों को खुदा का खौफ करना चाहिए। और आर्मी चीफ का जो बयान है उसके बैकग्राउंड पे एक बहुत बड़ी बात है, उनको समझनी चाहिए कि आर्मी चीफ क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। अगर वो नहीं समझेंगे तो मैं नहीं समझता फिर वक्त उनके हाथ से निकल जाएगा, क्योंकि आर्मी चीफ जो कहते हैं वो एक लॉजिक की वजह से कहते हैं, उसकी एक लॉजिक होती है, बगैर लॉजिक के वो कोई बात करते नहीं हैं। फजूल आपने देखा होगा आज तक उन्होंने कभी कोई बात नहीं की, हमेशा उनकी बात में एक लॉजिक होती है ना। तो हुक्मरानों को अब होश के नाखून लेने चाहिए। अब वो पहले जैसा वक्त नहीं रहा, अब अवाम जो है बेदार हो चुके हैं, अवाम इन लोगों से तंग हो चुके हैं, अवाम के बच्चे भूखे मर रहे हैं, करप्शन का पैसा लूट कर ये अपनी अय्याशियों पे लगा रहे हैं, अपनी प्रोटोकॉल पे लगा रहे हैं, अपनी लग्जरीज पे लगा रहे हैं। पैसा अवाम का है, उनको ना इलाज की सहूलत है, ना उनको रोज़गार की सहूलत है और ना उन्हें रहायश की सहूलत है। बेघर लोग हैं, खुदकशियाँ हो रही हैं, लोगों की बेटियां बैठी हैं, उनका कुछ जहेज़ के लिए पैसे नहीं हैं। इन सब चीज़ों के लिए क्या, इन सब चीज़ों पे बैंकों पे चंद एक लोगों का हक़ है? बैंक जो है क्या वो चंद एक लोगों के लिए बने हुए हैं कि वो वहाँ से पैसा लें और अपने कर्ज़े माफ़ कराएं और मुल्क को लूट कर दूसरे बैंक की तरफ चले जाएं? तो ये ऐसा अब नहीं होगा। अब इस पूरे निज़ाम को, इस सिस्टम को एक ऑपरेशन की ज़रूरत है और इसकी सर्जरी करके इसको गंदा इसका हिस्सा सारा निकाल दिया जाए और इसको नए सिरे से तरतीब दी जाए, नया निज़ाम लाया जाए, नए कवानीन बने, नया कानून बने, पुराने फरसूदा निज़ाम को खैरबाद हम कह दें, तब जाकर मैं समझता हूँ इस मुल्क में कुछ बेहतरी आएगी। अब मुझे समझ नहीं आती कि बार बार सुप्रीम कोर्ट भी और आर्मी चीफ भी कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम निज़ाम को तब्दील करेंगे। क्यों नहीं करते? इसमें कौन रुकावट है? अब आर्मी के पास पावर है, सब कुछ है, तो आर्मी इन लोगों को बिठाए, सियासतदानों को। ये मुल्क का पैसा लूटने में लगे हुए हैं, कुछ करते हैं नहीं, मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं करते, बातें ज़बानी बुलंदो बाग दावे करते रहते हैं, अखबारी ख़बरें होती हैं, टीवी चैनलों पे आके बयानात देते हैं, सारा दिन एक दूसरे के ख़िलाफ़ प्रोपोगंडा करते हैं। तो मुल्क के लिए ये क्या कर रहे हैं? इनसे पूछा जाए कि इन्होंने पिछले 3.5 सालों में इस मुल्क में क्या डिलीवर किया है, कौन सी बेहतरी एक लाए हैं। हाँ, एक बेहतरी भी बताएं कि ये बेहतरी इस मुल्क में आई है। बिजली की लोड शेडिंग वैसे है, बेरोज़गारी वैसे है, महंगाई का जिन कंट्रोल होने में नहीं आ रहा। आप देखें, आज से 3.5 साल पहले जो आटे का थैला था वो 500 साढ़े 500 रुपये का था
और आज आटे का थैला 1000 रुपये को क्रॉस कर रहा है। क्यों? कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। सब्जियां अपनी मर्ज़ी से, हो सकता है कोई प्याज आपको 200 रुपये किलो मिले, हो सकता है गरीब लोग जो आटा ही खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, उनको उनसे रोटी और उनका नवाला छीन लिया गया है। उन मजदूरी उनको बहुत कम मिलती है, उनकी तनख्वाहें बढ़ाई नहीं गई, बेरोज़गारी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, अफराते ज़र बढ़ गई है, रुपए की कीमत कम हो गई है। तो ये सब चीज़ें हमारे मुल्क में, कोई गरीब आदमी फ्रूट ख़रीद कर नहीं खा सकता। जो सफ़ेद पोश लोग हैं उनको इलाज की सहूलत नहीं है, उनको और सहूलत नहीं है। तो इन सब चीज़ों की वजह से आर्मी चीफ़ का जो कहना है कि निज़ाम को तब्दील करना पड़ेगा, मैं समझता हूँ बिल्कुल ठीक है, और पूरी कौम उनके साथ है। उनको फ़ौरन इस जुर्रत का मुजाहरा करते हुए इस पूरे निज़ाम को, फरसूदा निज़ाम को खैर बात कह देना चाहिए और कोई नया निज़ाम अडॉप्ट करना चाहिए। नोवे NFC अवार्ड मरदमशुमारी के बगैर लाने पर सूबों ने इत्तफाक कर लिया है, जबकि KPK ने NFC अवार्ड इजलास का बाइकआउट कर दिया है। आप उनके इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखें, KPK का ये अच्छा फ़ैसला है। पहले मरदमशुमारी होनी चाहिए, इस पे सुप्रीम कोर्ट ने भी रूलिंग दी है और फ़ौज भी मुयस्सर है। ऐसा नहीं कि हमारी फ़ौज सारी जंग में वार अगेंस्ट टेरर में है या ज़रब असब में है। ज़ाहिर है कुछ एक स्टेप बाय स्टेप इसको करवा लेना चाहिए। एक पहले पंजाब में करवा लें, फिर उसके बाद सिंध में करवा लें, फिर बलूचिस्तान में करवा लें, फिर एंड पे KPK में करवा लें। लेकिन अगर गवर्नमेंट की बदनीति है, गवर्नमेंट नहीं करवाना चाहती, तो फिर सुप्रीम कोर्ट छोड़ कोई भी कुछ करता रहे। और ये उनकी आपस में बंदर बांट जो है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है कि वो लोग इसी बंदर बांट में अपना वोट बैंक जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे। उसमें करप्शन बहुत ज़्यादा है, घपले बहुत ज़्यादा हैं, जाली वोट बहुत बने हुए हैं। तो इन चीज़ों को वो हाईलाइट ना हो जाएं, वो मंजर आम पे ना आ जाएं। वो मेरा ख्याल 3 सूबे इसीलिए वो इकट्ठे हो गए हैं और वो आपस में इत्तेफाक कर रहे हैं कि बग़ैर मरदमशुमारी के ये सब कुछ जो है मंजूर कर लिया जाए और इसी तरह हम चलते रहें। लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगी या आर्मी ऐसा होने देगी। उन्हें अब मरदमशुमारी करानी पड़ेगी। दिफाए पाकिस्तान कौंसिल ने अमेरिका और भारत मुआहिदों को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश करार दे दिया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये तो ठीक कहा उन्होंने। पूरी दुनिया में इस बात का चर्चा है कि अमेरिका का और जो भारत का दफाई तावन है वो सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ही नहीं बल्कि वो चाइना के ख़िलाफ़ भी है। वो चाइना को भी डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्ट वो मुतासर करेगा, चूँकि अमेरिका जो है वो यहाँ पे चाइना पे कंट्रोल हासिल करना चाहता है और अफ़गानिस्तान में उसका मौजूद रहना भी इसी सिलसिले की कड़ी है कि वो यहाँ रहकर उनके हवाई अड्डे इस्तेमाल कर कर मॉनिटर कर रहा है और उनको चेक एंड बैलेंस उसने रखा हुआ चाइना पे। चाइना एक बहुत बड़ी ताकत बन चुका है, इक़्तिसादी भी और फ़ौजी भी। और चाइना वाले लोग जो हैं वो बड़े शरीफ लोग हैं। वो पूरी दुनिया के साथ अपनी तजारत उन्होंने बढ़ाई है, अपने ताल्लुकात बढ़ाए हैं। वो किसी के साथ जंग नहीं चाहते, अमन चाहते हैं, अमन पसंद लोग हैं। जिस तरह पाकिस्तान की कौम अमन पसंद है, लेकिन जब उन पे जंग थोपी गई या अमेरिका ने कोई भी इंडिया के ज़रिए साजिश करके कोई ऐसा माहौल पैदा किया तो फिर इंडिया को भी और अमेरिका को भी मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अब चाइना समझ चुका है कि उसका पाकिस्तान वाहिद मुखलिस और बेहतरीन दोस्त है। और पाकिस्तान में जो CPEC मंसूबा भी बनाया गया है वो इसी सिलसिले की एक कड़ी है। हमारे जो दुश्मन हैं उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं हैं। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान तरक्की ना करे, जिसमें अमेरिका भी शामिल है। इसलिए वो पाकिस्तान को थ्रेट देने के लिए, चाइना को थ्रेट देने के लिए इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात और प्यार की पींगें बढ़ा रहा है। लेकिन इससे उसको कुछ हासिल नहीं होगा। चाइना जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है माली तौर पे भी और फ़ौजी लिहाज से भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो भी दुनिया की जो चंद एक मानी हुई फ़ौजें हैं उनके साथ शामिल है। हमारी फ़ौजों का और हमारा चाइना के साथ बेहतरीन फ्रेंडशिप, वर्किंग रिलेशन कायम है। हमें किसी इन चीज़ों को बॉदर नहीं करना चाहिए। वो इंडिया को करके पाकिस्तान को सिर्फ थ्रेट दे रहा है और इस थ्रेट में हम लोग आने वाले नहीं। ना हमारी गवर्नमेंट को आएगी, ना हमारी फ़ौज आएगी और उसको अमेरिका को और इंडिया को मुंह की खानी पड़ेगी। इमरान खान ने 24 सितंबर को रायमंड मार्च की कॉल दे दी है। आप इनके फैसले को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ ये फजूल काम है।
जो मार्च हर दफ़ा कभी उधर मार्च कभी उधर धरना, ये कौम का ज़िया, पैसे का ज़िया। देखिए, एक उनके साथ डायलॉग करें, बैठकर उनसे बात करें। उनको भी चाहिए, गवर्नमेंट को भी चाहिए कि उनको ये मौका ना दें कि वो धरने दें या वो रायवेंट पे जाएं। कल को वो बनी गाला का कह रहे हैं कि हम बनी गाला आ जाएंगे, तो मुल्क में एक अजीब अफरा तफरी का आलम है। पहले ही हमारा मुल्क जो है गुर्बत की चक्की में पिस रहा है, हमारे लोग खुशहाल नहीं हैं, गुर्बत बहुत ज़्यादा है। इन लोगों को मिलकर बैठकर ये सब अपने जो असल में ये इक़्तिदार की जंग है। अब वो उनसे 1.5 साल का इंतज़ार नहीं हो रहा, वो कहते हैं कि जल्दी से जल्दी हम इक़्तिदार में आएँ, तो उसके लिए उन्हें डिलीवर करना चाहिए। फिर मैं वही बात करूँगा कि उन्हें अवाम को कोई अपना मंशूर देना चाहिए, अवाम को मोबिलाइज करना चाहिए। अब वो पहले वाली बात नहीं है। पहले धरने में वो इमरान खान का फर्स्ट धरना था, लोगों ने उन पर ट्रस्ट किया, लोग आकर बैठे। अब वो हालात नहीं है, अब हालात बहुत मुख्तलिफ हैं। अब लोगों के पास इतना टाइम किधर है कि वो अपना रोज़गार, अपना सब कुछ छोड़कर तो धरने में या लॉन्ग मार्च में चलते रहें। अब मैं नहीं समझता कोई इतना बड़ा कामयाबी मिलेगी उनको। हाँ, अगर यही काम वो करने से पहले एक असम्बली में आए, असम्बली में बैठकर बात करें, एक जगह है डायलॉग की, वहाँ बैठकर बात करें, उनसे एहतजाज करें, अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और आवाम को डिलीवर करें, ताकि आवाम को कोई मंशूर दें। वो मंशूर तो उनका है कोई नहीं है, उनके इर्द गिर्द भी इसी तरह के नाअहल लोग हैं जो उनको कोई किसी तरह कोई धरने का मशवरा देता है। ये थर्ड लोग हैं, थर्ड पार्टी है जो उनको इन चीज़ों के मशवरे दे रही है, और वो ऐसे लोग हैं जो रिजेक्ट किए हुए लोग हैं, अवाम ने उन्हें मुस्तरद कर दिया है, इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया है। उनके कहने पे नहीं लगना चाहिए। वो लोग अपनी गेम चला रहे हैं, बैक पे बैठते हैं, वहाँ से बैठकर अपनी गेम चलाते हैं और इन लोगों को यूज़ करते हैं, और ये कौम के बच्चे बच्चियों को लेकर सड़कों पे निकलते हैं। और क्या वहाँ पे कोई ऐसा इंसिडेंट भी हो सकता है, खुदा ना करे, जिसमें बहुत सारी जानें जा सकती हैं। जिस तरह जगह जगह दहशत गर्दी हो रही है, जिस तरह कराची में बेनज़ीर साहिबा जब तशरीफ़ लाई थी तो उस वक्त कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए थे। तो उनको ये इस तरह के काम करने से बेहतर है कि पूरा निज़ाम मफलूज ना करें, अवाम का जीना दोबर ना करें, अवाम के लिए मुश्किलात पैदा ना करें, बल्कि असम्बली में आएँ, वहाँ आकर बैठकर शोर करें, वहाँ जो मर्ज़ी करें, डायलॉग करें उनसे, और इंतज़ार करें इलेक्शन आने का। जब इलेक्शन आएगा तो फिर अवाम के पास जाएँ कि इन्होंने क्या किया और वो क्या उन्होंने क्या किया। तो एक अपने कारकर्दगी की बुनियाद पर लोगों के पास जाएँ, अवाम की अदालत में जाएँ। बहुत कम वक्त रह गया है, उनको काम करने दें, उनको सपोर्ट करें, ठीक है, और जो उनके साथ इख्तलाफात हैं वो असम्बली में बैठ कर तय करें। साबिक राज चीफ का कहना है कि मसला कश्मीर का वाहिद हल पाकिस्तान से मुज़ाकरात है, मगर सवाल ये है कि आखिर कब तक मुज़ाकरात ही होते रहेंगे, इसके अलावा कोई मुस्बत हल भी निकलेगा? देखिए, जो रा के चीफ़ हैं वो बड़ा अरसा तक इंडिया की जो सबसे बड़ी खुफिया एजेंसी है उसके सरबराह रहे। उनका ये इस तरह का बयान आना कोई आम सी बात नहीं है। असल में ये इशारा उस बात की तरफ है जो इंडिया पाकिस्तान को धमकियां देता है, बार बार जंग की धमकियां देता है, डराने की धमकियां देता है, कश्मीर के बारे में अपना मौक़िफ़ तब्दील नहीं करता, कश्मीर में जुल्म ढा रहा है। इन सब चीज़ों को देखते हुए एक रा के जो साबका चीफ़ हैं उनका ये बहुत ही मुस्बत बयान है, क्योंकि उन्होंने इंडिया को मशवरा दिया है कि इंडिया इस तरह के काम ना करे, पाकिस्तान के साथ बैठकर डायलॉग करे। पूरी दुनिया में तमाम मामलात का एक ही हाल है, डायलॉग। अगर कोई कौम डायलॉग नहीं करती या कोई मुल्क नहीं करता तो अपनी वो ज़िद पे रहता है, तो वो नुकसान उठाता है। अमेरिका दुनिया की सुपर पावर है, और अब तक जितने भी जहाँ भी अमेरिकन ने वहाँ जाकर स्ट्राइक किए हैं, जंगें की हैं, आखिर में उनका हल डायलॉग ही निकला है। डायलॉग करने पड़े उनको, उसके बगैर कोई चारा नहीं है। कोई मुल्क कितना कमज़ोर हो या कोई कितना ताकतवर हो, उसका ये मतलब नहीं कि वो उनके किसी एक हिस्से पे उनको अपने कब्ज़े में रखे। किसी को आप ज़्यादा देर तक घर में दबा के नहीं रख सकते कि आप उनको कश्मीरियों को दबा कर अंदर रखेंगे, घरों के अंदर कर्फ्यू लगा, कितना अर्सा आप लगाएंगे। अब तो वो लोग दबने वाले हैं नहीं, लाखों लोग शहीद हो चुके हैं, पूरी दुनिया की आंखें खुल गई हैं, पूरी दुनिया की आंखों में इंडिया की रसवाई और जलालत हो चुकी है। और उसके वो जिस तरह वो पंजाबी में कहते हैं खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप वो बजाय इसके कि अपनी गलतियां जो है उनका अजाला करे, उन लोगों को हक़ खुद इरादियत दे, कश्मीरियों को, वो अब इससे कम किसी बात पे डायलॉग करने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान बज़ाते खुद एक स्टेक होल्डर है इस सारे मसले का,
उनको चाहिए कि कश्मीरी क़यादत को साथ बिठाकर, पाकिस्तान की क़यादत को साथ बिठाकर मसले का हल तलाश करें, मसले को आगे पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे ना ले जाएं, मसले को सॉल्व करें, प्रॉब्लम को जो है रिड्यूस करें। वो बजाय इसके जंग की धमकियां देकर, शरारतें कर कर, इधर उधर से बयान देकर पाकिस्तान को डरा धमका रहा है कि शायद पाकिस्तान मसला कश्मीर से बैकआउट कर जाएगा। तो ये कभी होने वाला नहीं। और इंडियन रॉ का जो साबका चीफ हैं, उनका ये बहुत मुस्बत बयान है और उनकी आंखें खोलने के लिए इंडियन लीडरशिप की ये बहुत काफ़ी है। अब बात कर लेते हैं भत्ताखोरी की। भत्ताखोरी की वारदातों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अफगान हुकूमत से नेटवर्क के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए रब्ता किया गया है। क्या आपको लगता है कि अफगान हुकूमत इस सिलसिले में कोई मदद करेगी? देखें, पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से अगवा बराए तावान की वारदातें हो रही हैं और यहाँ से जिस तरह सुलेमान तासीर के बेटे थे और उसी तरह यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे थे और इस तरह के और काफ़ी लोग थे, हाँ उनके बेटे थे, उनको यहाँ से अगवा करके तो शिफ्ट किया जाता है अफ़गानिस्तान में। तो बज़ाहिर जो है वो अफ़गानिस्तान के लोग इसमें मुलव्वस होते हैं और अफ़गानिस्तान में उनको एक रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल जाती है। तो अफ़गानिस्तान अगर ख़ुद इस पर तवज्जो दे, देखिए ना, हमारा मुल्क में अगर इंडिया से किसी बंदे को अगवा करके पाकिस्तान लाएँ तो हमें नहीं पता कि उसको लेकर आए हैं, हम क्यों उसको डिस्करेज नहीं करते, क्यों उसकी नफ़ी नहीं करते, बजाय इसको उन्हें हम इनकरेज करते हैं कि ठीक है जी आप आराम से बैठे, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप करें और ऐसे काम। तो ऐसे काम करके वो अफ़गानिस्तान अपने मुल्क की बदनामी कर रहा है। ठीक है, पाकिस्तान ने अब बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम इसीलिए अपना शुरू किया है, जहाँ पे फायरिंग भी हुई है, हमारे एक मेजर और कई जवान शहीद भी हुए हैं, वो इसी सिलसिले की कड़ी है। अब इंशाअल्लाह ताला आहिस्ता आहिस्ता जो बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत मजबूत होता जा रहा है और मैं नहीं समझता कि आइंदा से इस तरह का कोई काम होगा कि वहाँ से बैठकर तकरीबकार पाकिस्तान आएंगे, जो यहाँ से लोगों को किडनैप करके बत्ताखोरी के लिए ले जाएंगे और पैसे उनसे लेंगे। तो अब इंशाअल्लाह ताला फ़ौज के हाथों में ये सब बॉर्डर्स हैं, फ़ौज इस पे काफ़ी काम कर रही है। मेरा ख्याल है कि इंशाअल्लाह जिस तरह फ़ौज ने पहले इतने अच्छे वो तरीके से उन लोगों को बाजियाब करवाया है ज़िंदा सलामत, तो मैं नहीं समझता कि अब कोई ज़रूरत करेगा इंशाअल्लाह इस तरह के काम करने की। और फ़ौज ने इसके ख़िलाफ़ बहुत सख्त एक्शन लिया है और आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ है, वो इस बात पे कभी टॉलरेट नहीं करते कि हमारे मुल्क से किसी एक बंदे को भी, किसी एक इंसान को बत्ताखोरी के लिए अगवा करके वहाँ ले जाया जाए। अब इंशाअल्लाह आई होप कि ऐसा नहीं होगा। भारत का रवैया जो है वो पहले से ज़्यादा जारहाना होता जा रहा है, इस पर बात कर लेते हैं। यौम दिफा पर भी कंट्रोल लाइन पर भारतीय फायरिंग की गई है और इसके जवाब में पाकिस्तान ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान को भी अब ऐसा ही रवैया रखना चाहिए? देखिए, जब तक पाकिस्तान ने उनके साथ डायलॉग भी किए हैं, उनके साथ हॉटलाइन पे भी राब्ते किए हैं, जो डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस हैं उनकी मुलाकातें भी हो चुकी हैं, सेक्रेटरी लेवल पे मुलाकातें भी हुई हैं, लेकिन इंडियन आर्मी बाज ही नहीं आती। और अगर एक आदमी आपके घर में फायरिंग कर रहा है तो क्या हम उसको फूल फेंकेंगे? तो मैं समझता हूँ ये आर्मी इससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से उनको जवाब दे, तो मुँह तोड़, ताकि उनको पता चले कि जब वो एक गोली बरसाएंगे हमारे पाकिस्तानी लोगों पे या पाकिस्तानी कौम पे तो हम 10 गोलियां बरसाएंगे। और आर्मी ने ऐसे ही किया, हमारी रेंजर ने ऐसे ही किया है। और इंशाअल्लाह ताला मैं नहीं समझता कि अब इंडिया इस तरह करके हमारी आर्मी या हमारी रेंजर खामोश रहेगी। अब उसको मुंह की खानी पड़ेगी और उनका मुंह तोड़ेंगे तो तभी जाकर बात बनेगी, वरना उन्होंने हमें शायद ये समझ लिया है कि हम लोग सुलह पसंद लोग हैं, अमन पसंद लोग हैं। शायद हम उनकी इन गीदड़ धमकियों से हम डर जाएंगे और उनके सामने हम बात नहीं करेंगे, कश्मीर से बैकआउट कर जाएंगे। वो सब एक सारी चीज़ें प्रोपोगंडा करते हैं, इसी तरह के वो प्री प्लान ये सारे हमले करते हैं, ये उनकी प्लान का एक हिस्सा है। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं तालीमी निज़ाम की। लाहौर हाई कोर्ट ने रिमार्क्स दिए हैं कि सरकारी यूनिवर्सिटियों ने दुकानों और गैराजों में खुले लॉ कॉलेजेस को कैसे इल्हाक दिया। क्या हमारा तालीमी निज़ाम इस हद तक कमज़ोरी का शिकार हो चुका है कि कोई भी 4-6 कमरों में कॉलेज को खोलता है और उसे सरकारी यूनिवर्सिटी से मंजूर करवा लेता है? देखिए जी, हाई कोर्ट ने इस पर ठीक एक्शन लिया है और पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जो है वो अब कारोबार बन चुका है। गवर्नमेंट के ख़ुद जो लोग हैं उन्होंने प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटियाँ बनाए हुए हैं और वो लोगों को
डिस्करेज करते हैं सरकारी अदारों में तालीम हासिल करने के लिए। वो कहते हैं आप प्राइवेट स्कूलों में जाएं, प्राइवेट कॉलेजों में जाएं, वहाँ के रिज़ल्ट अच्छे हैं। और फिर उन्होंने इस तरह का सिस्टम बना दिया तालीम का कि जो गरीब के बच्चे हैं वो शायद अच्छी तालीम हासिल नहीं कर सकते। ड्यूल सिस्टम है एजुकेशन का। इसी तरीके से उन्होंने एग्ज़ाम जो है उनका ड्यूल सिस्टम रखा हुआ है। एक बच्चा जो है अगर वो बोर्ड में फ़र्स्ट पोजीशन लेता है तो जब कोई कॉलेज में एंट्री टेस्ट होता है तो उसमें वो बच्चा रह जाता है। क्यों? क्या वो बोर्ड का एग्ज़ाम, मैं पहले भी कह चुका हूँ, बोर्ड का एग्ज़ाम गलत था या इनका एग्ज़ाम ठीक है, इनका एंट्री टेस्ट ठीक है, या उस बच्चे में कोई फॉल्ट था कि बोर्ड में वो बैठकर उसने अच्छा रिज़ल्ट दिया और एंट्री टेस्ट में वो रह गया। असल में इसके बैकग्राउंड पे एक बहुत बड़ी जो माफिया है वो काम कर रहा है। जितने एजुकेशन के बड़े लोग हैं उन्होंने अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट बनाए हुए हैं जो लोगों को एंट्री टेस्ट करवाते हैं, और उस एंट्री टेस्ट में भारी फीसें ली जाती हैं उनकी तैयारी करवाने में। जो लोग वहाँ पे क्वेश्चनियर आउट होते हैं उन पे रट्टा लगाया जाता है, और जो लोग वो रट्टा लगाते हैं उनको भारी फीसें अदा करनी होती हैं, वो लोग पास हो जाते हैं। जिन लोगों के पास, गरीबों के बच्चों के पास भारी फीसें देने के लिए, तैयारी के लिए, एंट्री टेस्ट की तैयारी के लिए उनके पास पैसे नहीं हैं, वो बच्चे बच्चियाँ रह जाते हैं। अभी भी लाखों बच्चे जो हैं वो रह गए हैं। क्यों? इन सब चीज़ों के पीछे भी एक एजुकेशन के पीछे एक बहुत बड़ा माफिया है, जो करप्ट माफिया है। वो उन्होंने एजुकेशन को कारोबार बना लिया है। अब जिसके पास पैसा होगा वो एजुकेशन अच्छी ले सकेगा, जिसके गरीब का बच्चा आगे नहीं जा सकेगा। पंजाब गवर्नमेंट अपने हद तक थोड़ा बहुत उनको अप्रिशिएट कर रही है जो बच्चे थोड़ा आगे निकलते हैं। तो लेकिन मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में तालीमी निज़ाम जो है पाकिस्तान का कोलैप्स कर चुका है, और इनको इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। इसमें असर नौ जायज़ा लेकर इसका एक बोर्ड बनाना चाहिए जो इसमें तब्दीली लाए। स्पेशल बच्चों पे जो ज़्यादा से ज़्यादा वो माली बर्डन डाला जाता है ट्यूशन लेने का, एंट्री टेस्ट का और इस तरह की चीज़ों का, वो कम करना चाहिए। गवर्नमेंट को फ़ीसें माफ़ करनी चाहिए। एजुकेशन 16 साल तक हर बच्चे के लिए लाजमी करार देनी चाहिए। तब जाकर हमारी शरह ख़वानगी बढ़ेगी और हमारा मुल्क तरक्की करेगा। और जो दहशत गर्द हैं वो ऐसे बच्चे जो तालीम नहीं हासिल कर सकते उनको ट्रैप करते हैं और फिर उनको अपने गलत कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे लिए लम्हा फ़िक्रिया है। हमारी गवर्नमेंट को सबसे पहले हंगामी बुनियादों पे, जंगी बुनियादों पे एजुकेशन सिस्टम को नए सिरे से उसकी सारी तरतीब देनी चाहिए। इसी से मुतल्लिक मैं एक और सवाल भी करना चाहूँगी। ये जो NTS है, नेशनल टेस्टिंग सर्विस, ये किस लिए बनाई गई है हमारे मुल्क में? मतलब इस के लिए जो है वो टेस्ट लिए जाते हैं लेकिन उनका कोई रिज़ल्ट नहीं बताया जाता, और ये जो है जिसके थ्रू ये मतलब इदारे जो हैं कि आप टेस्ट लें और फिर हमें बताएं, तो मतलब किन बेसिस पे वो जो हैं वो लोगों को रख लेते हैं, और जो हज़ारों की तादाद में जो लोग या बच्चे जो टेस्ट देते हैं उनको बताया ही नहीं जाता कि उन्होंने क्या टेस्ट दिया, क्या उसका नतीजा निकला। तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ ये भी एक करप्शन का एक नया तरीका ईजाद किया है इन्होंने कि NTS एक बना दिया। वो लोग जो हैं उनकी क्रेडिबिलिटी भी जो है इतनी अच्छी नहीं है, उन पे बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं जिसमें उन लोगों को बाकायदा कॉल की जाती है कि आपने टेस्ट दिया है और आप अगर इतने पैसे हमें देंगे तो हम आपको इसमें फ़र्स्ट पोजीशन या सेकंड पोजीशन या मेरिट में हम आपको अलॉट कर देंगे। तो इन सब चीज़ों में मैं समझता हूँ फिर करप्शन का एक नया तरीक़ाकार राइज किया गया है। इसकी ज़रूरत नहीं थी NTS की, और इसकी क्रेडिबिलिटी जो है वो अब डैमेज हो चुकी है, उसको नुकसान पहुँच चुका है। पहले लोग समझते थे, हम भी समझते थे कि ये बेहतर तरीका है, लेकिन मैं नहीं समझता कि ये बेहतर तरीका है। इसमें जो लोग हैं, जिन लोगों को ये सारा उन्होंने कि दिया हुआ है कि आप ये सारा टेस्ट करें, उन लोगों की क्रेडिबिलिटी भी मशकूक है और उस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं। गवर्नमेंट को इसके बारे में बहुत जल्दी सोचना पड़ेगा, वरना लोगों का एतमाद इससे उठ जाएगा। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी CDA की। मेयर शेख अंसर अज़ीज़ को CDA के चेयरमैन का इजाफी चार्ज दे दिया गया है। उनके इस चार्ज को आप जो है वो किस तरह से देख रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ एक तरह से ये अच्छा फ़ैसला है कि एक जो पहले CDA के जितने भी
चेयरमैन लगते थे वो ब्यूरोक्रेट होते थे, और बहुत सारे चेयरमैन ऐसे हैं जो करप्शन में मुलव्वस रहे हैं, बहुत भारी करप्शन की उन्होंने, बहुत लूटा सीडीए को, सीडीए की बंदर बांट की, प्लाटों की बंदर बांट की, और फिर वो तब्दील हो जाते हैं, फिर कुछ अरसा नैब वाले उनको बुलाते रहते हैं, तो एफआईए वाले, फिर वो अपने आप को पैसे देकर क्लियर करवा लेते हैं और फिर आगे कोई और नया घर तलाश करते हैं। अब एक सियासी लीडर को, सियासी रहनुमा को, एक गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट के जो मेयर हैं उसको चेयरमैन सीडीए लगाना, मैं कहता हूँ ये बहुत अच्छा इकदाम है। लोगों की रसाई उस तक आसान हो जाएगी, हर बंदा उन्हें मिल सकता है क्योंकि वो अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम से वो आए हैं और उनको मिलना आसान हो जाएगा। लोगों की शिकायत, वो वैसे भी शरीफ आदमी हैं और ईमानदार आदमी हैं, तो मैं नहीं समझता कि वो हत्तल वसा कोशिश करेंगे कि जो करप्ट माफिया सीडीए में बराजमान है उनको वो इधर उधर तब्दील करेंगे और ऑनेस्ट लोगों को आगे लाएंगे और करप्शन को किसी हद तक वो रोकने में मैं समझता हूँ वो कामयाब हो जाएंगे। जो इससे पहले चेयरमैन रहे हैं वो ख़ुद उस करप्शन में बहुत ज़्यादा मुलव्वस रहे हैं और ये गवर्नमेंट का अच्छा इकदाम है। और इस्लामाबाद के जो लोग हैं, लोकल गवर्नमेंट है, उनको रिलीफ मिलेगा, उनके काम होंगे, उनके बुनियादी जो हकूक़ हैं वो उनकी दहलीज तक उनको पहुँचाए जाएंगे। ये अच्छा इकदाम किया गवर्नमेंट। अब आखिर में बात कर लेते हैं क्रिकेट की। जैसा कि आप जानते हैं कि क्रिकेट हमारे मुल्क का एक बहुत ही जो है वो शौकीन है लोगों को। तो क्रिकेट की जो है वो इंग्लैंड के साथ सीरीज़ हुई थी पाकिस्तान की, तो उसमें से 5 में से 4 में पाकिस्तान को शिकस्त हुई है ओडीआईज़ में। तो इस नाकामी की वजह आप किसको समझते हैं, बोर्ड को या फिर खिलाड़ियों को? देखिए जी, क्रिकेट बाई चांस होता है। लोग कहते हैं कि क्रिकेट बाई चांस है, मैं भी यही समझता हूँ। अब पहले स्टार्टिंग में तो पाकिस्तान की कारकर्दगी कुछ मैचों में बहुत अच्छी रही, आपने देखा होगा टेस्ट मैचेस में ना। तो जो इस पूरी सीरीज़ में ओवरऑल पाकिस्तान की कारकर्दगी अच्छी रही है, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसमें टीम की सिलेक्शन भी शामिल थी। टीम की सिलेक्शन में कुछ गलतियां इनसे हुई हैं और मैं समझता हूँ इनको भरपूर अपनी तैयारी करवानी चाहिए। जब भी ये बाहर कहीं जाते हैं इस तरह के किसी इवेंट के लिए, तो इससे पहले उनकी तैयारी नहीं होती। 1 हफ़्ता 10 दिन पहले कैंप लगता है और लोग घरों से उठकर कैंप में आते हैं और चले जाते हैं खेलने के लिए। उनकी सिलेक्शन हो जाती है नाम की वजह से। तो अब इनको, हमारे जो सिलेक्टर हैं या हमारी गवर्नमेंट है, इनको नए लोगों को वहाँ जगह देनी चाहिए, पुराने लोगों को हटाना चाहिए। जो हमारी नई नौजवान नस्ल है उनमें बड़ा टैलेंट है और बहुत अच्छे अच्छे क्रिकेटर हैं, क्लब लेवल पे बहुत अच्छे अच्छे बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको आगे लाना चाहिए, उनको मौका देना चाहिए। ये पुराने जो बुढ़े बुढ़े बुज़ुर्ग हो के वहाँ पे बैठे हैं क्रिकेट खेल रहे हैं, उन लोगों को एक खुदा हाफिज़ कहना चाहिए कि आप इस मुल्क की जान छोड़ें, इस टीम की जान छोड़ें, ताकि हमारी जो नई नौजवान नस्ल है, आपने देखा अब भी कुछ नए लड़के थे, उन्होंने वहाँ पे बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। फिर टीम की जो फिटनेस है वो भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हमारे जो खिलाड़ी हैं वो कुछ थोड़ी देर मैच खेलने के बाद उनका स्टेमिना ख़त्म हो जाता है। आपने देखा होगा, थोड़ा सा दौड़कर इतने मुंह खोले हुए हैं और वो थक जाते हैं। इनको बहुत हार्ड प्रैक्टिस की ज़रूरत है, इनको टफ़ करना चाहिए, इनको ज़्यादा से ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ताकि जितना इनका ये फ़िज़िकल फ़िट होंगे उतनी अच्छी क्रिकेट खेलेंगे। जब हमारे लोग फ़िज़िकल फ़िट हैं ही नहीं, कोई किसी के घुटने में दर्द है, किसी के कंधे में दर्द है, किसी के कहाँ पे दर्द है, उन लोगों को ये टीम में क्यों लेकर जाते हैं? ये सिफारशी लोग हैं, बार बार वही टीम में आ रहे हैं और हमारे मुल्क की बदनामी का बायस बनते हैं। इन पे करोड़ों अरबों रुपया हमारी गवर्नमेंट खर्च कर रही है। गवर्नमेंट को इन्हें शटअप कॉल देनी चाहिए और नई जो नौजवान नस्ल है उनको आगे लाना चाहिए, तब जाकर हमारा क्रिकेट का जो खोया हुआ मुकाम है वो हम दोबारा हासिल कर सकेंगे। आखिर में एक आज की अच्छी बात, एक शहर में 2 भाई रहते थे, उन दोनों का बहुत प्यार था, बहुत इत्तेफाक था। तो बहुत गरीब लोग थे, बड़ी मेहनत करते थे और रात को दोनों भाई इकट्ठे सोते थे, इकट्ठे खाते थे, इकट्ठे चलते थे, इकट्ठे एक जैसे कपड़े पहनते थे। तो फिर उनकी कुछ अरसे के बाद शादियां हुई, तो घर में उनकी जब बीवियां आई, बच्चे हो गए, तो इसी दौरान उनके दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। तो एक दिन एक भाई जो था, उसकी बीवी ने उसको कहा
कि आप इस घर के सामने जो हमारी दीवार है इसको बड़ा कर दें, ऊंचा कर दें। तो उसने कहा भाई क्यों ऊंचा कर दूं? उसने कहा हम अपना यहाँ पे बच्चे खेल रहे होते हैं तो जो आपके भाई की बीवी है उसके बच्चे हैं वो हमें तंजिया निगाह से देखते हैं, तो आप इसको, उसने ऊंची कर दी। जो दूसरा भाई था उसकी बीवी ने कहा कि देखो उन्होंने दीवार इतनी ऊंची कर दी है, आप भी ऊंची कर दें। वो उन्होंने और ऊंची कर दी। जब उसने ऊंची की तो फिर दोनों भाई एक दूसरे के साथ मिले कि भाई ये क्यों किया? उसने कहा मेरी मर्जी, मेरा घर है, तुम कौन होते हो? तो उसने कहा कि भाई देखो हम भाई हैं, सब कुछ है। उसने कहा नहीं, मैं तुमसे बात भी नहीं करता, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता, तुम मुझसे बड़ा बनने की कोशिश कर रहे हो, अपनी दीवारें ऊंची कर रहे हो, मेरा तुम्हारा तल्लक ख़त्म है। तो जो बड़ा भाई था उसने एक और ऐसे आदमी को बुलाया जो दीवारें बनाता था। उसने कहा कि हमारे घर के दरमियान में एक इतनी बड़ी दीवार बना दो कि ना मैं उसकी शक्ल देखूं ना वो मेरी शक्ल देखे। तो उसने कहा ठीक है मैं बना देता हूं। उसके साथ उसके पैसे वैसे तय हो गए। तो उसने क्या किया, तो दूसरे दिन आकर उसने उन दोनों घरों के दरमियान एक ऐसा पुल बना दिया जो एक घर से दूसरे घर तक जाने का रास्ता था। तो जब एक भाई ने देखा कि ये पुल बना दिया, दूसरे ने भी देखा कि पुल बना दिया और बच्चे उस पुल के ऊपर से उतर कर उधर जा रहे हैं, तो वो दोनों भाइयों ने सोचा कि ये बंदा जो हमारा पुल बना गया इसको तो हमने दीवारें बनाने के लिए कहा था। तो उस बंदे को बुलाया उन्होंने, उससे पूछा। उसने कहा कि हज़रत अली का कौल है कि लोगों के दरमियान आप खलीज मत बनाओ, उनके दरमियान पुल का किरदार अदा करो और पुल बनाओ ताकि वो लोग आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ें, प्यार करें, ना कि एक दूसरे के दुश्मन बन जाएं। तो हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि अगर हमारे इर्द गिर्द, हमारे नज़दीक कोई दोस्त, कोई रिश्तेदार आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं तो हम उनको एक टेबल पे बिठाएं और उनकी सुलह करवाएं। ये तो था नाज़रीन हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। मज़ीद खबरों और तज्ज़ियों के लिए देखते रहिए प्रोग्राम पसे पर्दा। अपने फीडबैक और सजेशंस के लिए हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है rasaitv@gmail.com। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम तक अपने मेज़बान शान ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।